क्या जरूरत है? कोई नेता क्यों काम करेगा भाई? जो आदमी जनता को गाली दिया, कोई काम नहीं किया, लोग विरोध किए, फिर उसी को चुना, तो वो क्यों काम करने जाएगा? तो उसका यही फंडा है कि काम करके कुछ नहीं होता है। आज किस तरह से लोग तबाह है। 1 महीने में देखिए पूरा लोकसभा बिजली के लिए त्राहिमाम है। हर जगह रोड सड़क जो है गांव कट रहा है, हर जगह लोग धरना प्रदर्शन। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग चुनाव हारेंगे। कहीं कोई बोल भी नहीं रहे थे कि जो है डॉक्टर जावेद से कोई मुकाबला है। विधानसभा वाइज देखा जाए तो विधानसभा में कौन सा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट आया और कौन सा विधानसभा में कम आया? ये कहा जा सकता है कि अख्तरुल ईमान का वोटर डॉक्टर जावेद के पास चला गया। लेकिन हमारे जो विरोधी थे कि उनका विकास का कोई एजेंडा, न विजन न मिशन था। वो लोग सिर्फ धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की फिराक में थे और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन जो हमारे विरोधी थे, किस तरह से कभी हम लोगों को जेडीयू नहीं बताया, बीजेपी आरएसएस का एजेंट बताकर जो माइनॉरिटीज के जहन को गंदा करने का काम किए। और जो हमारे एनडीए के पार्टनर थे, कुछ साथी, वो साथ में रह कर के भी विरोध किए। आप बाद में चुनाव के बाद में कई साक्ष्य आए, ऑडियो भी वायरल हुआ। मोदी जी को तो 400 सीट आ ही रहा है, सीट नहीं आएगा तो एक सीट नहीं आएगा तो क्या हुआ? यहाँ जेडीयू को क्यों लीडरशिप उभरने? कारण क्या है? और ये भी है कि जब डॉक्टर जावेद साहब भी क्षेत्र में जाते थे तो विरोध का भी सामना करना पड़ता था। हर कई जगह से उनको लौटाए भी गए थे। हर जगह यही नहीं, पूर्व विधायक है तौसीफ आलम, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में उनका खुल करके विरोध जताया, लेकिन फिर भी उनकी जीत हुई है। आखिर कारण क्या हो सकता है? चुनाव प्रचार हो रहा था तो आप लोगों की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि नहीं, जेडीयू इस बार यहाँ से सीट निकालेगी। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में आप लोग किसको देख रहे थे? यानी कि आपका टक्कर कौन था उस समय? जिस तरह से हम लोग जो फील्ड में घूम रहे थे, कांग्रेस का तो कहीं कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी कहीं भी नहीं। जहाँ भी देखने को मिला AIMIM के लोग थे। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र अपना सीमांचल है, किशनगंज अररिया। तो किशनगंज में शुरू से ही कांग्रेस यहाँ पर राज करती आ रही है। 1-2 बार अगर छोड़ दें तो फिर भी यहाँ के लोग कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? फिर कारण क्या है? जो हमारे नेताजी हैं उनका एक ही फंडा है कि हम काम क्यों करेंगे, हर दिन जनता को क्यों सलाम करेंगे, जनता के बीच में हाजिरी क्यों लगाएंगे। उनका सीधा कहना है, मैं भी विधायक था, वो भी विधायक थे, बोला कि चांदी का जूता मार के वोट ले लेंगे। तो वो कौन चांदी का जूता मार के वोट लेते हैं? तो यहाँ भी वही बात हो सकती है। आगे आपका क्या प्लान होगा? 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसमें जाएंगे या फिर अभी मैंने इस संबंध में कुछ नहीं सोचा है। किशनगंज में अभी बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और इस बार जिस तरह से बिजली की समस्या हो रही है, पिछली बार कभी नहीं देखा गया था। पिछली बार भी बारिश हुई थी, ऐसे ही मौसम ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी इस साल कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। कारण क्या है और आपके तरफ से क्या पहल की गई है कुछ? और सब पार्टी में आपका गुट है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं चुनाव लड़ा तो मैं देखा ना, ये उससे बात नहीं करते हैं। बोला हम लोगों को सबकी बात सुनना पड़ता। बीजेपी के अंदर हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। कई खेमा है बीजेपी के अंदर। यस मैं बीजेपी की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, हमारे यहाँ देखने कोई खेमा नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं एक्स MLA कोचाद अहमद, जेडीयू प्रेसिडेंट, किशनगंज मास्टर मुजाहिद साहब के पास, उसके निज आवास में। और जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जो कि किशनगंज लोकसभा से चुनाव भी लड़े जेडीयू की टिकट से, हालांकि सेकंड नंबर पर आए। हम इन कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे सर से, आप हमारे साथ बने रहें। अंतर इस बार इलेक्शन हुआ 2024 में लोकसभा का, उसमें आप सेकंड पोजीशन में आए। क्या कारण रही सर कि जो आपको सेकंड पोजीशन में आना पड़ा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब और आपकी पूरी टीम मुझसे बात करने के लिए। पार्टी नेतृत्व ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुझ पर भरोसा जताया, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग चुनाव मैदान में उतरे विकास के नाम पर। विकास के साथ साथ जो लोगों की सेवा खिदमत किए, बिना सांसद विधायक रहते हुए भी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम सीमांचल के इस इलाके के लिए जो ऐतिहासिक काम किए, उनके नाम पर
हम लोग चुनाव मैदान में थे, लेकिन हमारे जो विरोधी थे, आप देखे होंगे कि उनका विकास का कोई एजेंडा, न विजन न मिशन था। वो लोग सिर्फ धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की फिराक में थे और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए, लोगों के जहन को गुमराह करने के लिए कि विकास से उनको भटकाने का काम किए। आप देखे होंगे कि जब मैं टिकट लेकर के पटना से लौटा था 26 मार्च को, तब देखे होंगे कि लोकसभा सीमा जहां बरसोनी टोल टैक्स डगरवा में पूर्णिया के बगल में शुरू होता है जी, सैकड़ों की तादाद में लोग खुद से अपने वाहनों को, 4 चक्का 2 पहिया वाहन से वहां गए थे और पूरी मजबूती से हमारे लोगों ने अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग चुनाव हारेंगे जी। लेकिन जो हमारे विरोधी थे वो मैं पहले ही बताया कि किस तरह से कभी हम लोगों को जेडीयू नहीं बताए, बीजेपी आरएसएस का एजेंट बताकर जो माइनॉरिटीज़ के जहन को गंदा करने का काम किए। और नीतीश कुमार ने जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया या हमने किया या जो खिदमत सेवा की जनता की बिना धर्म मजहब के, इसके वो सब जो है ये हो गया, उसके कारण भी कुछ नुकसान हुआ। और जो हमारे एनडीए के पार्टनर थे, कुछ साथी, हाँ उसका भी थोड़ा विरोध जी, कुछ साथी थे, वो साथ में रह कर के भी विरोध किए। आप बाद में चुनाव के बाद में कई साक्ष्य आए, ऑडियो भी वायरल हुआ कि हम लोगों से जो भी बोला गया हम लोगों ने अपने तरफ से साधन भी उपलब्ध कराया गया। लेकिन बाद में पता चला जब लोग चुनाव के बाद कि ये लोग जो है इस तरह से जो यहाँ जो एनडीए का कोर वोट है उसको जो वो लोग जो है विचलित करने का काम किया। ये कहे कि भाई मोदी जी को तो 400 सीट आ ही रहा है, एक सीट नहीं आएगा तो क्या, एक सीट नहीं आएगा तो क्या हुआ, यहाँ जेडीयू को क्यों लीडरशिप उभरने, कारण क्या सर भीतरघाट होने का? उन लोगों को, जो लोग ये काम किए उनको अपना डर था, वो तो कोई काम किए नहीं है यहाँ पर। जब जनता मौका दिया तब भी, जब भी नहीं दिया तब भी, चाहे वो तो लूट खसोट करने का काम किए, ठेकेदारी हो, माफियागिरी हो, ज़मीन कब्जा करने का काम हो, सब कामों में ये लोग प्रवेश थे। तो उनको लग रहा था कि कोई मजबूत आदमी यहाँ का सांसद बनेगा तो ये सब जो हम जो काला गोरख धंधा करते हैं वो बंद हो जाएगा, तो इस पर से पर्दा उठेगा। ऐसे कई लोग थे तो उनकी यही मंशा रही होगी, लोगों ने तो वोट दिया, चाहे हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, जो बेचारे वोटर थे वो लोग वोट दिए भी, मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग वोट दिए बड़ी तादाद में। लेकिन जो वोट था आखिरी वक्त में जो देखा गया कि वो ध्रुवीकरण हो गया। कहीं कोई बोल भी नहीं रहे थे कि जो है डॉक्टर जावेद से कोई मुकाबला है, कहीं भी कोचाधामन में मैं नहीं देखा कहीं उनका कोई एक आदमी हो। तीसरे नंबर के बारे में हाँ, ये सबका आकलन था। और जो है क्या कहते हैं, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सांसद, मैक्सिमम लोग पूरे लोकसभा में हम लोगों के साथ थे जी। चाहे बैसी हो, अमोर हो, चाहे पोठिया हो, ठाकुरगंज हो, कोचाधामन हो, किशनगंज हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो किस तरह से उसके जहन में बातें डाली गई कि आप देखे होंगे जब मतगणना हो रहा था कोचाधामन विधानसभा, 55 कोचाधामन विधानसभा, वहाँ 19 राउंड की गिनती हुई। तो पहला 10 राउंड जो पहला शुरुआत जो है कैरी बीरपुर पंचायत, कुंवारी कैरी में 2 बूथ है, वहाँ से शुरू होता है।
तो जो मेरा कि गृह पंचायत वहाँ से शुरू हुआ, तो पहले 10 राउंड में कांग्रेस को मात्र 10,000 के करीब वोट आया और आखिरी 9 राउंड में 31,000 वोट आ गया, जबकि 4 गुना वोट। तो जैसे ही महानंदा नदी के किनारे आएंगे, वहाँ से इधर सभी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जो शहर में हमारे जो एनडीए का कोर वोट था, उनका पोलिंग परसेंटेज आप बूथ वाइज एनालिसिस करेंगे तो बहुत कम रहा और वोटरों के मुकाबले। अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो विधानसभा में कहाँ कौन सा विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट आया और कौन सा विधानसभा में कम आया? विधानसभा में जैसे पिछले 2019 का तुलना करेंगे, नहीं सर ये तो हाँ नहीं 2019 का कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो हम लोगों को ठाकुरगंज में 2000 वोट अधिक आया पिछले विधानसभा से, 2000 किशनगंज में अधिक आया पिछले लोकसभा से। ठाकुरगंज में 71 था, इस बार 73 आया। किशनगंज में 60 था, 62 आया। बहादुरगंज में 53 था, 56 आया। 52 कुछ था, लगभग 4000 वोट बढ़ा है। कोचाधामन में 38,000 कुछ था तो 50,000 11,000 कुछ, मतलब 12,000 वोट वहाँ बढ़ा है। अमोर में जस का तस है जितना पिछले बार था, और 22 में हम लोग जो है 11,000 वोट पीछे रह गए। तो 22 में थोड़ा सा पीछे रह गए और बाकी जो भी 22 अमोर में जितने वोटों से हारे, तो यही दोनों विधानसभा में उतना वोट का लीड रहा उसका, 30,000 22 में 29,000 लगभग। ये कहा जा सकता है कि अख्तरुल ईमान का वोटर डॉक्टर जावेद के पास चला गया? सबका वोट गया, आखिरी टाइम में मेरा भी गया। जो अल्पसंख्यक वोट था आखिरी वक्त में वो चुपचाप चला गया। जब मतगणना हुआ तब वो मतगणना में पता चला, लेकिन उससे पहले हम लोग, मैं तो लगातार 26 अप्रैल को वोट हुआ था, क्षेत्र घूम रहा था तो कहीं पता नहीं चला कि वोट, या किसी लोगों ने कहीं भी नहीं बताया। और ये भी है कि जब वो डॉक्टर जावेद साहब भी क्षेत्र में जाते थे तो विरोध का भी सामना करना पड़ता था, कई जगह से उनको लौटाए भी गए थे। हर जगह यही नहीं, उसको मतलब कि उनका जो पूर्व विधायक है तौसीफ आलम, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में उनका खुल करके विरोध जताया, लेकिन फिर भी उनकी जीत हुई है। आखिर कारण क्या हो सकता है इसका? कारण वही जो बोले, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण, जिसके कारण माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों की में जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, तो इन लोगों ने नारा ये दिया कि नीचे मत देखो ऊपर देखो। राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बना रहे थे, ठीक है, राहुल गांधी कांग्रेस के नाम पर जो है ये अभियान चलाए, तो लोग, लेकिन लोग इतने लोग नाराज थे कि कोई खुलकर उनके बारे में नहीं बोलते थे। जब रिजल्ट आया 4 जून को, तब पता चला कि जो महानंदा नदी के बाद जो है, जिस तरह से टेरागाछ में हम लोगों को ठीक वोट था, तो बहादुरगंज नगर और अगल बगल में आया तो वहाँ कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ। उसी तरह दीगल बैंक में हम लोगों का अच्छा वोट था। उसके बाद जब ठाकुरगंज नगर आया, उसके आसपास के पंचायत जो एनडीए का मेन जहाँ कोर वोट है, वहाँ भी डॉक्टर जावेद को अच्छा वोट मिला। उसी प्रकार जो है बैसी विधानसभा में, डगरवा में, प्रखंड में मोटा मोटी ठीक है हम लोगों का, मुस्लिम में भी, और जो है एनडीए का, लेकिन बैसी आते आते सब डाउन हो गया। तो उसी तरह किशनगंज विधानसभा में पोठिया से ठीक शुरुआत हुआ, लेकिन जहाँ मेन ये था वहाँ उतना वोट नहीं, एक तो वोटिंग परसेंटेज कम, उसके बाद आप बूथ वार एनालाइज करेंगे तो वो जो एक जो है आप देखेंगे कि जहाँ एनडीए का वोट है वहाँ पर भी अच्छे खासे तादाद में वोट मिला है। अच्छा, जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो आप लोगों की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि नहीं, जेडीयू इस बार यहाँ से सीट निकालेगी, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में आप लोग किसको देख रहे थे, यानी कि आपका टक्कर कौन था उस समय? जिस तरह से हम लोग जो फील्ड में घूम रहे थे, तो कांग्रेस का तो कहीं कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी कहीं भी नहीं मिला है। जहाँ भी देखने को मिला AIMIM के लोग थे, हर जगह देखने को मिला।
कांग्रेस का कहीं भी उतना मजबूती से बात को रखने वाला गांव में मैंने तो नहीं देखा। आखिर कारण क्या है कि सर किशनगंज जैसा पिछड़ा जिला, ये पूरे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, और बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र अपना सीमांचल है किशनगंज अररिया। तो किशनगंज में शुरू से ही कांग्रेस यहाँ पर राज करती आ रही है, एक दो बार अगर छोड़ दें तो, फिर भी यहाँ के लोग कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? फिर कारण क्या है इसका? अब यहाँ के जो नेताओं ने एक उनके जहन में जो डर भर दिया है, चुनाव जब खत्म होता है तो वो डर निकल जाता है। अभी नीतीश कुमार से किन्हीं को कोई डर नहीं है। अभी नीतीश कुमार से सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए रहते हैं, ये काम माइनॉरिटीज का कर देंगे, ये कर देंगे। आज भी आप देख रहे हैं, आए हैं जी, सवेरे से लेके कहाँ टेरागाछ है, ठाकुरगंज है, पोठिया है, बैसा ब्लॉक है, कोचा दामन है, बहादुरगंज है, सब जगह के लोग आते हैं और ये भी बोलते हैं कि आप ही से उम्मीद है। काम करने के लिए हम ही लोगों से उम्मीद है, वोट देने के टाइम में उम्मीद खत्म हो जाती है। इस जहन को बदलना पड़ेगा, और नहीं तो ये बदहाल है। 5 साल में और बदहाल हुआ, अगले 5 साल में और बदहाल होगा। तो क्या ज़रूरत है, कोई नेता क्यों काम करेगा भाई? जो आदमी जनता को गाली दिया, कोई काम नहीं किया, लोग विरोध किए, फिर उसी को चुना, तो वो क्यों काम करने जाए? वो तो उसका यही फंडा है कि काम करके कुछ नहीं होता है। आखिर में जो है एक ऑडियो दुनिया दलाल को पकड़ लो, माल बिछा दो, वोट लेके चले जाओ। अगर आप कहीं नहीं सुने होंगे कि वो कभी बात किया हो कि सबसे ज्यादा पलायन रोजगार के लिए नहीं किशनगंज से होता है। आपको जाके यहाँ पर एक अच्छा हेल्थ सेंटर होना चाहिए, एम्स या ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। अच्छा, इसको नदियों से जो तबाही हो रही है, कोई नहीं, कभी नहीं है, कभी लोगों ने इन मुद्दों को, आज किस तरह से लोग तबाह है। 1 महीने में देखिए पूरा लोकसभा बिजली के लिए त्राहिमाम है। हर जगह रोड सड़क जो है, गांव कट रहा है, हर जगह लोग धरना प्रदर्शन, मूर्ति दहन किया जा रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिए। कहाँ कहाँ के बारे में हम बताएं कि जो हमारे नेताजी हैं उनका एक ही फंडा है कि हम काम क्यों करेंगे, हर दिन जनता को क्यों सलाम करेंगे, जनता के बीच में हाजिरी क्यों लगाएंगे। उनका सीधा कहना है, मैं भी विधायक था, वो भी विधायक थे, बोला कि चांदी का जूता मार के वोट ले लेंगे। तो वो कौन चांदी का जूता मार के वोट लेते हैं? तो यहाँ भी वही बात होगी। उस जलाल जिनकी आप बात कर रहे हैं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद? हम लोग भी उसका इंटरव्यू लिए थे, तो वो खुद बोला था हम लोग का इंटरव्यू में जी। हम लोग पूछे भी थे कि पहले तो आपको गाली दिया था, फिर आप उन्हीं के साथ में हैं। बोले हाँ हम रहेंगे, और भी गाली देगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन साथ उन्हीं के रहेंगे। ठीक है, वो उनका जो है वो नहीं, वो चांदी का जूता बोल रहा है। अच्छा, ये एक चीज़, हम लोग जब इलेक्शन के समय में ग्राउंड में जाते थे तो लोगों से बातचीत भी करते थे, आपके बारे में बात करते थे, तो बोल रहा था कि नहीं, इंसान तो बहुत अच्छा है, लीडर बहुत अच्छा है, नेता ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पार्टी को थोड़ा मतलब कि उसमें जो बीजेपी की तरफ चले गए हैं, वो जेडीयू पार्टी, ये थोड़ा हम लोगों को दिक्कत है। नीतीश कुमार किसी के तरफ नहीं गए हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अभी सरबराह है। जब से उन्होंने शुरुआत की है समता पार्टी, फिर उसमें जेडीयू बना, तब से लेकर वो उसी पार्टी में, वो कहीं थोड़े किसी के पास में, लोग उनके पास आते हैं। 2-4 साल अगर छोड़ दे तो शुरू से तो उसी में। नीतीश कुमार का जो कहीं किसी में जाके थोड़े मिलते हैं, लोग आके उनसे सब लोग मिलना चाहते हैं। नीतीश कुमार का एक ही फंडा है, एक ही एजेंडा है, एक ही मिशन है, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, बिना किसी का चेहरा देखे हुए, दाढ़ी टोपी देखे हुए, तिलक देखे हुए, जो है का वो सबके लिए बराबर रूप से काम करते हैं। आगे आपका क्या प्लान होगा? 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसमें जाएंगे या फिर अभी मैंने इस संबंध में कुछ नहीं सोचा है। हम लोग काम को खिदमत इबादत समझ करके उसमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। जब वक्त आएगा तो अपने लोगों से मिलाएंगे,
अभी उस तरफ कुछ भी नहीं सोचे। एक चीज़ हम देखें, अभी जब आए यहाँ पर, तो अभी नहीं, जब भी हम आपके पास आते हैं देखते हैं कि दर्जनों लोग यहाँ पर रहते हैं। ये हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, ये जो मेरा आंखों देखा वो हम आपको बता रहे हैं। दर्जनों लोग रहते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आपके पास जाते हैं, चाहे लोकसभा इलेक्शन से पहले हो या फिर लोकसभा बाद हो, अब सेम एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि चुनाव में जीत नहीं हुई। अब ये तो यहाँ की जनता ने बताएगी, जनता किन इश्यूज़ पर वोट करती, मैं तो बता दिया। अभी एक गांव की औरत बैठी हुई है, अभी है ना देसिया टोली जी, वो भी अपना समस्या, उनका बेटा सद्दाम है जी। लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भरी भरी भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियाँ दी थी, ठीक है। हमको जो है धमकी दिया था जान से मारने का। हमारे जो उस वक्त सहायक थे एडवोकेट इंतशार आलम, उनके आधार पर केस हुआ था। और पुलिस जो है, बाकी और लोग जो थे वो विदेश में थे, ये इनको पुलिस अरेस्ट कर ली और जब जेल भेज दिया। और जब इनकी माँ आई, आके अपनी कहानी बताई, इनका हस्बैंड वहाँ लॉकडाउन में फंसा हुआ था उत्तराखंड में, और हमने 5,000 उसको भी ये किया, पैसे भेजे, और फिर कंप्रोमाइज करके 15,000 उसको जेल से निकाले दूसरे दिन। और अब फिर उसका बेल टूट गया है। अभी उसकी माँ फिर मेरे ही पास आई हुई है वो कि मेरे पास 3,000 रुपये नहीं है, वकील मांग रहा है कि 3,000 खर्चा होगा। तो अभी 2 दिन पहले एक राहिल नाम का लड़का देसिया टोली का, वो जो किसी के साथ बाहर जा रहा था, उसको पकड़ लिया रेलवे वाला, 18 साल से कम है। उसकी उसका माँ बाप यहाँ आके रोने पिटने लगा। फिर हम लोग बात किए दूसरे दिन उसको, जबकि कटिहार उसको बालगिरे भेजा जा रहा था, यहीं से छोड़वा के उसको। तो हम लोग एक आम आदमी के लिए, यहाँ नहीं है, यहाँ आप नहीं देखे हो कि कोई एक आम आदमी भी अपनी बातों को लेकर के यहाँ आता है। हम लोग सुनते हैं, कोशिश करते हैं। किशनगंज में अभी बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और इस तरह इस बार जिस तरह से बिजली की समस्या हो रही है, पिछली बार कभी नहीं देखा गया था। पिछली बार भी बारिश हुई थी, ऐसे ही मौसम ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी इस साल कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर कारण क्या है और आपके तरफ से क्या पहल की गई है कुछ? अभी तो इसको लेकर के पिछले दिनों बिजली मंत्री से मिले भी थे, DM साहब से भी मिले थे। तो यहाँ ये क्षेत्र जो है नेपाल की तराई में होने के कारण, हिमालय पहाड़ नज़दीक होने के कारण यहाँ पर थंडरिंग ज़्यादा होता है। उसमें जो 33,000 तार जो जाता है, उसमें इंसुलेटर जो एक होता है मट्टी का बना हुआ, वो बरस्ट कर जाता है। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो इस पूरे ज़िले में अभी 7 प्रखंड हैं, लगभग 125 पंचायत हैं। पहले 126 था, पौवाखाली नगर पंचायत बन गया। उसके बाद जो 3 नगर पंचायत है, एक नगर परिषद है, जो 132/33 स्टेट सब ग्रिड। तो किशनगंज जिले में मात्र 2 ही है, एक कोचा धामन में सिंघिया चकंदरा, एक किशनगंज में हलीम चौक। अब यहाँ से 33,000 लाइन आपको दिघल बैंक नेपाल सीमा तक जाता है, ठाकुरगंज नेपाल सीमा तक जो पावर सब स्टेशन है चुरली में, वहाँ जाता है, पोठिया में फाला तक जाता है। तो सिर्फ टेरागाछ को जो अभी बलवा पलासी में जो 132/33 ग्रिड सब स्टेशन है स्टेट का, उससे तो ये लंबी जो दूरी है जिसके कारण अब सिंघिया चकंदरा में है। तो कोचा धामन विधानसभा में आप देख लीजिए, सेंट्रल ग्रिड बारामसिया में है, स्टेट ग्रिड सिंघिया चकंदरा में है, पावर सब स्टेशन आपका सराय में है, आपके गांव में है, बिशनपुर में है, मौदो में है, आपको मरवा टोली महनगांव पंचायत में है, हटाकपारा बेलवा में है, डेरामारी में मेरे टाइम से ही जो सैंक्शन भी हुआ, टेंडर भी हुआ स्टेट हेड से। इस बार तो 6 पावर हाउस का जी भी हुआ है किसान में। तो वो जो है ज़मीन
के कारण, भू अर्जन के कारण वो काम शुरू, वो भी अभी होना है। एक जो है पिछला में फिर बनने जा रहा है, तो कोचाधामन में ये समस्या कम है जी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। आप देख लीजिए इतना पावर सब स्टेशन, स्टेट ग्रिड, सेंट्रल ग्रिड कहीं नहीं है। अब जब वहाँ बन जाएगा, अभी एक काम चल रहा है पिछले कई सालों से, वहाँ भी भू अर्जन के कारण देरी हो गई, नहीं तो 4 साल पहले ही उसको चालू होना था ठाकुरगंज में। पावर हाउस की संख्या बढ़ेगी तो बिजली की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। स्टेट ग्रिड स्टेशन जहाँ से 33,000 लाइन पावर सब स्टेशन में जाता है, और जो सेंट्रल ग्रिड है वहाँ से 1,33,000 लाइन ग्रिड सब स्टेशन में, जैसे हलीम चौक में या फिर जो सिंघिया चकंदरा और दूसरे जिलों में जाता है। तो वहाँ से फिर जो है 33,000 बन करके पावर सब स्टेशन जाता है। पावर सब स्टेशन में 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट होता है। वहाँ से फिर तब ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से 440 लाइन बन के वो हमारे घरों में जाता है, जो सप्लाई होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अभी किशनगंज में रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसका कारण भी ये है रोडों की चौड़ीकरण नहीं होना, और सबसे ज़्यादा अभी जो जाम लग रही है अभी किशनगंज टू बहादुरगंज रोड, इसको 4 लेन करने के लिए क्या प्रोसेस है अभी किशनगंज में जो NH 31 जो अब NH 27 हो गया है, और NH 327E जो आपको आरडिया 0 माइल से गलगलिया तक दोनों को जोड़ने के लिए भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे लोगों को पेमेंट भी हो रहा है। तो ये जो 4 लेन बन जाएगा तो ये सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। तो दुर्घटना का खाली कारण चौड़ीकरण ही नहीं है, अच्छी है, और सड़क चौड़ी सड़क बनने से जो हमारे जो ज़्यादातर जो दुर्घटनाओं के शिकार मोटरसाइकिल तेज रफ्तार के कारण हम लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं। 18 साल से कम उम्र का है वो भी मोटरसाइकिल लेके, न हेलमेट है न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। सर ये बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकती कभी? एकदम हो सकती है, बिहार में एकदम हो सकती है। आप जब इस पर आप अध्ययन करेंगे कि हम लोग नेपाल की तराई में बसे हुए, सब नदियाँ नेपाल से अपना चाहे मेची हो, कनकई हो, बूढ़ी कनकई हो, आपको जाके महानंदा हो, जो इस क्षेत्र की नदियां हैं, सभी नदियां जो नेपाल पहाड़ तराई क्षेत्र से निकलती है। तो और जो है यहाँ स्लोप होने के कारण पानी उधर से तेज रफ्तार होने के कारण ज़्यादा कटाव है। और जो उसका एक कारण है कि नदी में जो गाद जमा हो जाता है, सिल्ट जिसको बोलते हैं जी, तो उसके कारण नदी का जो पानी का जो कैचमेंट एरिया है वो घट जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा पानी आने पर भी वो फैल जाता है। तो उसका जो अध्ययन किया गया पूर्व में भी, मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब अपने वक्त में वो कोशिश किए थे, महानंदा बेसिन परियोजना के तहत की बात कहे थे, और उसको लेके पहल भी हुई। तो पहला फेज जो महानंदा बेसिन फेज 1 का काम पूरा हो गया कटिहार जिले में। फेज 2 में नागर नदी है कटिहार में, महानंदा नदी है, और जो है आपको रतवा नदी पूरा नागर का बचा हुआ, और महानंदा नदी में कटिहार में 199.5 किलोमीटर जो आपको आके महानंदा नदी जो किशनगंज में वहाँ आके टैग करेगा, उसमें लिखा हुआ कुट्टी घाट, लेकिन उसको यहाँ ला के टैग करेगा। तो ये इसका टेंडर आज 5 साल पहले ही फाइनल हो गया। BSPCL हैदराबाद की कंपनी है। वो जब हम MLA थे 2020 में, वो काम शुरुआत के लिए पिछला पंचायत में गाड़ी उड़ी भी आया, अचानक बारिश हो जाने के कारण फिर जो है महीनों इंतज़ार के बाद वो लोग वापस चले गए। उसके बाद फिर जो है लॉकडाउन कोरोना काल के कारण पीछे फिर मामला कोर्ट में चला गया।
कोर्ट से जब डिसीजन फिर इनके फेवर में हो गया, BSPCL कंपनी के फेवर में, लेकिन आज 2 साल से अधिक हो गया, लेकिन ये काम ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। काम शुरू नहीं हुआ है ना क्या? जी, एक तरफ हमारे सांसद महोदय पार्लियामेंट में महानंदा बेसिन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बैसी में जाके धरना देते हैं कि महानंदा बेसिन का काम रोका जाए। तो उसका समाधान, अस्थाई समाधान आप जब पता करेंगे, जो बड़े पदाधिकारी जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, यही है कि महानंदा बेसिन का काम 5 फेज में होना है। 5 फेज में एक फेज हो गया, दूसरा फेज टेंडर होने के 5 साल लगभग होने जा रहा, आज तक काम शुरू नहीं हो पा रहा है। कभी कोर्ट का अड़चन, कभी कोरोना काल, तो इसी के कारण होता। जब तक 5 फेज में यहाँ का जितनी बड़ी छोटी नदियाँ दोनों तरफ तटबंध बन जाएगा, तो नदी का जो है जहाँ तटबंध बन गया, आप देख लीजिए चैनपुर से असुरा, वहाँ पर नदी को न काटने देगा, उसके लिए तैयारी रहता। आपका यहाँ मुजाबाड़ी से गाछपाड़ा कुमार मुनि, महानंदा के एकदम तट पर है, वहाँ कुछ होता है, रात दिन हर किलोमीटर पर आदमी पारा में रहता है। तो यही उसका स्थायी समाधान है। और हाल फिलहाल में जैसे कि कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा अब ये सोशल मीडिया पर ये फैलाया जा रहा था कि JDU ज्वाइन करने वाले हैं तौसीफ आलम साहब, आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या लगता है? मुझे हमको तो नहीं पता है कि भाई वो JDU ज्वाइन, क्योंकि उसका एक तस्वीर वायरल हुआ था मंत्री से, जमा खान साहब, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जो इस जिले के प्रभारी मंत्री होते। तो जो भी मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, वो कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं होते, वो सरकार का अंग है। तो उनके गाड़ी में कोई पार्टी का झंडा नहीं लगा रहता है। तो मैं भी तो उस दिन था, वो समीक्षा बैठक में यहाँ आए थे, बाढ़ को लेकर के जो, और बिजली संघ का समीक्षा बैठक थी, सर्किट हाउस में मैं भी था। तो कुछ लोग आए थे उनके यहाँ चाय खाने का के लिए, बहुत रिक्वेस्ट किए तो वो गए थे, न उनको कोई निमंत्रण मिला है। और JDU इतना कमज़ोर भी नहीं है कि जो है किसी को जो है मैंने बहुत गिरगिराएंगे कि भाई आप मेरा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारे पार्टी में सब लोग संगठित हैं, सब कुछ है, और सब पार्टी में आपका गुट है, कांग्रेस हो चाहे और पार्टियां हो, चाहे BJP हो। मैं चुनाव लड़ा तो मैं देखा ना, ये उससे बात नहीं करते हैं, बोला BJP के अंदर हम लोगों को सबकी बात सुनना पड़ता BJP था। के अंदर हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। कई खेमा हैं BJP के अंदर। यस यस यस, मैं BJP की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, हमारे यहाँ देखने कोई खेमा नहीं है। जो बात, जो पार्टी का निर्देश होता है वही। अब यहाँ पर तो खेमा ही न कहिएगा, यहाँ जो लोगों को ये, अब BJP का जो पदाधिकारी है वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, तो आप तो समझ रहे हैं ना। और नारा क्या था कि इस बार 400 पार मिलेगा, और यहाँ लोगों को क्या गुमराह के 400 तो आ ही रहा है, एक नहीं है तो क्या फर्क, क्या फर्क पड़ता है, काहे दूसरा को एक बराबर। तो ये तो दोगला चरित्र हुआ ना, किसी का भी हुआ जिस पार्टी में है। ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अब तो सब जग जाहिर है, ऑडियो वायरल हुआ है, हजारों साक्ष्य हैं ऐसे नेताओं के। नेताजी से हम लोग गए चुनाव के बाद, तो वो अपने पार्टी के ही बड़े नेताओं की एकदम शिकायत, गाली गलौज तक कर रहे थे कि तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा। वो हिंदू वोट का ठेकेदार है क्या, सब वोट दिला देंगे क्या? फिर हम लोग बात किए सब कुछ के, भाई हम लोग तो सब आपके पास भी आए हैं, तो पार्टी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया है सर इन पर। अब तो ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, हम लोग दूसरे, ये तो सब जग जाहिर है कौन क्या किया है नहीं किया है, ये जनता खुद जवाब देगी। आज जो हमारे जो वोटर्स हैं, चाहे NDA के वोटर्स हों, गांव के जो वोटर्स हैं, आके यहाँ बेचारे दुख प्रकट करते हैं, रोते हैं। गांव में हम लोग जाते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, हमको फलाना आदमी ऐसा किया कहा, हम फलाना उसके लोग आए थे कि नहीं इधर वोट करो,
सर जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना सर? क्योंकि एक विधायक गोपाल मंडल जो आपके ही विधायक हैं आपकी पार्टी के, वो बीजेपी के खिलाफ काफी ज़्यादा बोल रहे थे। अब कौन क्या बोलता है नहीं पता। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम लोग उनके न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, उनके कामों, उनके विचारों को लेकर हम लोग उनके साथ हैं। अब गोपाल मंडल जी क्या बोल रहे हैं मैं देखा नहीं है, नहीं पता है। हम लोग नीतीश कुमार जी को मानकर चलते हैं। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव बिहार में, लगना चाहिए। अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि नहीं बीजेपी की ही नेतृत्व हो, जैसे ये बीजेपी का एक नेता है वो अश्विनी कुमार चौबे जी, जिनको उनको दर्द है बेचारे का टिकट काट दिया, तो उनका गुस्सा सम्राट चौधरी जी पर है, जो उनको प्रदेश से हटाने की मांग कर रहे थे। और सम्राट चौधरी जी ने खुद कहा चुनाव नतीजों के बाद कि 2025 में नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब कौन क्या बोलता है तो हम लोग तो उस सब पर टिप्पणी करने के लिए नहीं, हम लोग सुनते हैं, ठीक है, हम लोग काम करते हैं। सर जदयू की तरफ से भी इसका क्या बोलता है विशेष राज्य का दर्जा की मांग किया जा रहा है, चाहे जदयू के कितने सांसद नहीं अभी सांसदों ने बोला ना, ठीक है, ये जदयू का जेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मांग रहे थे। जदयू का ये हमेशा से स्टैंड रहा है, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के बिहार विधानसभा विधान परिषद से सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को गया है। जब मैं एमएलए नहीं था, चुनाव हार गया, उसके बाद एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जी। इस जिले से भी 65,000 लोगों का हस्ताक्षर करवाकर हम लोग खुद उस वक्त के राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिए थे। तो ये मांग है कि बिहार का बंटवारा होने के बाद बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा है, न मिनरल्स है, न कारखाने हैं, न कोयला है, न यहाँ नदी तबाही बालू है, जमीन है। लेकिन पिछले 18 सालों में नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक तरक्की की है। आज भी मैं एक बार पढ़ रहा था कि बिहार का विकास दर जो 10% से एबव है, जो गुजरात से भी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि पहले ये बहुत पिछड़ा था तो उन राज्यों का बराबरी करने में इसको वक्त लगेगा, तो उसके लिए संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए। और इस बार उम्मीद है, क्योंकि इस बार आपके पार्टी के द्वारा के सहयोग से ही केंद्र में सरकार चल रही है, तो इस बार केंद्र से भी उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले बिहार को तरक्की करने के लिए। और सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे पक्ष विपक्ष सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मास्टर मुजाहिद साहब, जो कि पूर्व एमएलए और जदयू के प्रेसिडेंट है किशनगंज की, और इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो आप जानते ही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, जो भी डिस्कस हुई है हम दोनों के बीच में, आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।